नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्रहित में चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अनसीन पैसेजेज इन हिंदी में। आपको पता है अपठित पद्यांश और गद्यांश से 15 नंबर का आपका आता है। इतना तो पढ़ना पड़ेगा सभी को। और ये दोस्तों आपका अपठित पद्यांश और गद्यांश का पार्ट नंबर 5वां है। प्रत्येक पार्ट पर हम 15 क्वेश्चन आपके अपठित पद्यांश और गद्यांश लेकर आते हैं और साथ ही 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाते हैं आपके हिंदी ग्रामर के उस पद्यांश या से रिलेटेड जो आपके एग्जाम में आने की संभावना रहती है। दोस्तों, इसके पिछले पार्ट देखना आप लोगों को यहाँ पे आई कार्ड पे लिंक मिलेगा, तो आप लोग देख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल तैयारी 15 में से 15 पूरे की तैयारी हो रही है। साथ ही साथ हिंदी शिक्षण शास्त्र का वीडियोज अगला होगा तो उसको भी ज़रूर देखें ताकि आप लोग हिंदी में 30 ऑफ 30 टारगेट कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला गद्यांश से लेंगे और गद्यांश आइए देख लेते हैं क्या लिखा है। अनुशासन बाह्य नहीं भीतरी नियंत्रण है, वह भीतर से बांधता है। भीतर से बांधना धर्म से संभव है। धर्म मनुष्य को नैतिकता की ओर ले जाता है और वह व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार के कुछ ऐसे मापदंड प्रस्तुत करता है कि हमें उच्च संस्कार दे सके। स्व को पर से ही उच्च संस्कार सध सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आत्मतोषी और अपरिग्रही होना आवश्यक है। आधुनिक शिक्षा में आत्मबल नहीं देती, वह सूचना मात्र ही देती है। साहित्य और कला को हमने शिल्प तक सीमित कर दिया है। हमारा अध्ययन वैज्ञानिक हो गया है। वैज्ञानिक का अर्थ है विश्लेषणात्मक अध्ययन। इस चीरा फाड़ी में ना तो साहित्य हाथ में पड़ता है और ना कला, ना धर्म। हम परिधि पर ही चक्कर लगाते रहते हैं कि आज का शिक्षित मनुष्य भीतर से अशिक्षित है। उसके भीतर एक बड़ा शून्य है जो उससे बराबर कुदेरता रहता है और उसके अहम को उकसाता रहता है। ये दोस्तों आपका गद्यांश। और इस गद्यांश रिलेटेड अब आइए आपको प्रश्न लेते हैं। और पहला प्रश्न है इस गद्यांश का कि समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह। जब आप इसको पढ़ेंगे दोस्तों अनसीन पैसेज को, तो आप लोग देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। व्यवहार में संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। जी हाँ, समाज में धर्म द्वारा अनुशासन इसलिए संभव है क्योंकि वह व्यवहार में संस्कारदायक मापदंड प्रस्तुत करता है। अगला प्रश्न इस गद्यांश से ले रहे हैं। आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्त का मुख्य कारण है। आधुनिक शिक्षित मनुष्य में अहम की उद्दीप्त का मुख्य कारण है कि उसका अंदर से शिक्षित होना। आपने गद्यांश से पढ़ा होगा। आधुनिक जो शिक्षित मनुष्य में अहम कहते हैं ना, अहम की उद्दीप्त का बोलते हैं ना, अहम जिसे आ जाता है वो उद्दीप्त का मुख्य कारण होता है उसका अंदर से शिक्षित होना। क्योंकि वह अंदर से शिक्षित होता है इसलिए मनुष्य में अहम का उद्दीप्त हो जाता है, उद्दीप्त आता है। और उद्दीप्त सभी लोग जानते हैं। अगला प्रश्न इस गद्यांश ले रहे हैं कि अवतरण में मुद्रित पदबंध से अभिप्रेत है। जो अवतरण में मुद्रित पदबंध आया है गद्यांश में, ये आपका वाक्य आया था कि अवतरण में मुद्रित पदबंध में अभिप्रेत क्या है, इसको यह बताना है। तो अभिप्रेत यहाँ पर है धन संग्रही न होना। अवतरण में मुद्रित पदबंध, जो मुद्रित पदबंध, ये दोस्तों शब्द, ये वाक्य का जो यहाँ पे जिक्र आया है उसका ही अर्थ है कि धन जो है संग्रही न होना, उसे ही अवतरण में मुद्रित पदबंध से अभिप्रेत किया गया है। अगला प्रश्न इस गद्यांश से ले रहे हैं। सभी मेरे प्यारे मित्र शिक्षक बंधु एक बार वीडियो को दिल से लाइक कर देंगे, हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि बात करते हैं हम शिक्षा जगत की बात करते हैं, राष्ट्रहित में शिक्षा की बात करते हैं। अगला प्रश्न इस गद्यांश में है दोस्तों कि उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य। जब आप गद्यांश पढ़े हैं वहाँ पर हमने देखा है कि उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य जो है निज से पर को अधिक महत्व दे। क्या है? निज से पर को अधिक महत्व दे। अगला प्रश्न इस गद्यांश से ले रहे हैं। आधुनिक शिक्षा में हमें आत्मबल से वंचित रखती है। जो आधुनिक शिक्षा है वो हमें आत्मबल से वंचित रखती है। जब हमने गद्यांश पढ़ा था तो आत्मबल का जिक्र आया था। जो आधुनिक शिक्षा है हमें वह आत्मबल से वंचित रहती है क्योंकि वह विषयों की सूचना मात्र देती है। आपने गद्यांश में पढ़ा होगा। आइए हम दिखा देते हैं आपको। ये रहा दोस्तों आपका गद्यांश, और जो आपका इसका आंसर होगा ये है आपका। आधुनिक शिक्षा में आत्मबल नहीं देती है, ये लिखा हुआ है।
तो उच्च संस्कारों को साधने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक हो जाएगा, वह होगा निज से पर को अधिक महत्व देना। क्या हो जाएगा, निज से पर को अधिक महत्व देना हो जाएगा। और अगला गद्यांश ले रहे हैं दोस्तों कि आधुनिक शिक्षा हमें आत्मबल से वंचित रखती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा विषयों की सूचना मात्र देती है। अब आ गया दोस्तों आपका काव्यांश। अब काव्यांश को ध्यानपूर्वक इससे रिलेटेड जो प्रश्न रहेंगे वह आपको करना है। तो आइए काव्यांश पढ़ लेते हैं दोस्तों। काव्यांश ये है, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमियों में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नल तल का उन्होंने बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन वैभव के हैं जहाँ डेरे डाले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की और जात की होगी भलाई भी तभी। ये रहा दोस्तों आपका काव्यांश। और आइए इससे रिलेटेड अब प्रश्न करेंगे। काव्यांश में किसकी प्रशंसा की गई है? जब हमने इस काव्यांश को पढ़ा दोस्तों, बहुत अच्छा लगा हमें पढ़कर। तो काव्यांश में इस प्रशंसा किसकी की गई है? अर्थ यहाँ पे समझ गया, कर्मवीरों की प्रशंसा की गई। जी हाँ, यहाँ पर किसकी प्रशंसा की गई है? कर्मवीरों की प्रशंसा की गई है। और इस काव्यांश का अगला प्रश्न है, पर्वतों को काट कर सड़कें बनाना का अर्थ क्या है? पर्वतों को काट कर सड़कें बनाना, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है परिश्रमी होना। जी हाँ, पर्वत कैसे होते हैं? बहुत बड़े आकार के होते हैं। और पर्वतों काट कर सड़क बनाना मतलब होता है परिश्रमी होने का। जी हाँ, अगला प्रश्न है इस काव्यांश का, कवि के मन में संपन्न देशों की सफलता का कारण है। जो कवि के मन में संपन्न जो देश हैं उनके संपन्नता जो सफलता का कारण है दोस्तों, वह है काव्यांश के अनुसार वहाँ के निवासियों का कर्मशील होना। जब किसी देश के निवासी कर्मशील होते हैं तो संपन्न देश की सफलता का कारण वही कर्मशील निवासी होते हैं। अगला प्रश्न सभी मित्रों को जय हिंद वंदे मातरम। अगला प्रश्न इस वाक्यांश से है कि देश और जाति का हित तभी होगा जब वहाँ, जी हाँ, जब किसी देश और जाति का हित तभी होता है जब वहाँ परिश्रमी व्यक्ति जन्म लेते हैं। जब किसी देश में परिश्रमी व्यक्ति जन्म लेते हैं तभी उस देश के जाति और उस देश की जाति मतलब क्या होता है? देश और जाति, यानी देश में सभी निवास जातियाँ जिस पर व्यक्ति परिश्रमी व्यक्ति जन्म लेते हैं तो वहाँ हित हो जाता है दोस्तों। हित तभी होता है जब परिश्रमी व्यक्ति जन्म लेते हैं। अगला प्रश्न इस वाक्यांश से है, काव्यांश से है कि काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? अब हमने पढ़ा यहाँ पे बहुत सारे कर्मवीर यानी वीरों के बारे में कहा गया है, तो काव्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या हो जाएगा दोस्तों? वह होगा कर्मवीर। जी हाँ, वीरों के बारे में कहा गया है तो कर्मवीर यहाँ पे उचित शीर्षक हो जाएगा। और अगला प्रश्न ले रहे हैं, अब हिंदी ग्रामर में प्रश्न आते हैं आपके 8 से 10 प्रश्न जरूर आते हैं, तो उनको भी ले रहे हैं कि अलबत्ता शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अब अलबत्ता शब्द आपका आया है, अब इसमें उपसर्ग बताना है तो अल यहाँ पर उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न इस काव्यांश से है कि दुर उपसर्ग किस शब्द समूह में है? दुर उपसर्ग पहचानना है तो दुर उपसर्ग दुरावस्था और दुर्दशा, ए ऑप्शन में है, इनमें दोनों में दुर उपसर्ग आएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। एक शब्द का प्रयोग करके बताना है कि जो शत्रु की हत्या करता हो, जो शत्रु की हत्या करता हो शत्रुघ्न कहलाता है। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि अनुमति शब्द के लिए वाक्यांश का चयन करना है। अब अनुमति शब्द के लिए एक वाक्य में क्या बोलेंगे, यानी एक शब्द में क्या अनुमति बोल दिए। ठीक है दोस्तों, शब्द में अनुमति, अब इसको वाक्यांश बनाना है तो कैसे बनाएंगे और इसका आंसर क्या होगा? किसी कार्य के लिए सहमति देना। जी हाँ, किसी कार्य को सहमति दे देना ही अनुमति कहलाता है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों। और अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सभी लोग बताएंगे, सभी कैंडिडेट मेरे सभी प्यारे शिक्षक भाइयों बहनों एवं गृहिणियाँ, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं और आपके लिए एक सरकारी सीट जरूर मिलेगी क्योंकि आपका मेहनत है। तो फांसी शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ सभी मेरे प्यारे मित्र बताएंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ई। फांसी में ई प्रत्यय लगा हुआ है।
और अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वे किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? तो दोस्तों जो कृदंत प्रत्यय होते हैं वह क्रिया के साथ जुड़ते हैं। कृदंत यानी कि क्रिया, समझ जाइएगा। तो कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे हैं कि बिच्छू का तत्सम शब्द पहचानना है। तत्सम तद्भव से प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो बिच्छू शब्द का तत्सम क्या होगा? बिच्छू एक क्या है? ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम शब्द क्या होता है? वह होता है वृश्चिक। जी हाँ, एक वृश्चिक राशि भी होती है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। तो वही आपका बिच्छू का तत्सम हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों। क्वेश्चन यह है कि तद्भव तत्सम युग में कोई एक युग्म गलत है, पहले वो गलत युग्म बताना है। यानी पहले वाला शब्द जो होगा तद्भव होगा, दूसरा तत्सम होगा। 3 सही हैं और एक युग्म जो गलत है वह गलत बताना है। तो आइए देख लेते हैं, पहले सही वाले देखते हैं। देखिए, बत्ती तद्भव है, वत्ती का तत्सम है। बनिया तद्भव है, वणिक आपका तत्सम है। और बहु आपका तद्भव है और वधु आपका तत्सम है। लेकिन पौत्र जो पौत्री लिखा है यह न तद्भव है, ये तत्सम नहीं है। तो ये आपका सी जो है युग्म गलत दिया हुआ है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि चोर का विपरीत अर्थ वाला शब्द क्या होगा? विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? चोर का विपरीतार्थक शब्द बताना है प्यारे मित्रों। तो इसका हो जाएगा साय। जी हाँ, क्या हो जाएगा? साय हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है कि निम्न में से कोई एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। पर्यायवाची सभी लोग जानते हैं, इससे रिलेटेड प्रश्न आता है। तो पर्यायवाची अपसमूह, ये टफ कंपटीशन है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। पहले क्या प्रश्न आते थे कि एक किसी का पर्यायवाची दे दिया गया, नदी का, फिर ऊपर ऑप्शन दे दिया गया कि कौन है कौन नहीं है, ये उपरोक्त सभी है। लेकिन अब यहाँ पे समूह दे रहा है। समूह में अब आपको बताना है, यानी कि यह कठिन काम है और कठिन काम ही हम लोग सिखाते हैं, करते हैं और सीखते हैं दोस्तों। तो एक पर्यायवाची समूह सही है, उसका चयन करना है। तो सही पर्यायवाची वाला जो समूह है वह है आपका ए ऑप्शन। इसमें सही आपके है पतोह, बहु, वधु, पुत्रवधु, पन्ना। ये क्या है? पतोह, बहु, वधु, पुत्रवधु। ये क्या है दोस्तों? ये एक शब्द है। यहाँ से देखिएगा, ए ऑप्शन जो है आपका ये है, ठीक है, इतना आपका है। और जो ये बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन पन्ना इस पे ऐड है, ये आपको नोट कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे ए जो लिखा हुआ है पतोह, बहु, वधु, पुत्रवधु, ये सभी पर्यायवाची समूह हैं और सही है दोस्तों, और अगले आपके नहीं है। अगला प्रश्न यह है कि गणना और गणना शब्द युग में सही अर्थभेद का चयन करना है। गणना, अब गणना मतलब क्या होता है? सभी लोग जानते हैं, गिनती होती है। और ये गणना मतलब चुभना होता है। नहीं कहते किसी मेरा गड़ गया, पैर में गड़ गया, हाथ में गड़ गया, चुभ गया, ऐसे बोलते हैं, तो वो हो जाए गणना। और ये गणना जो होती है ये गणित संख्याओं ऐसे की जाती है, तो ये गिनती कहलाती है। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, निरूपाय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निरूपाय शब्द का जो संधि विच्छेद होगा यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों का निधन उपाय। क्या हो जाएगा? निधन उपाय बराबर निरूपाय हो जाएगा। और सभी लोग जानते हैं कौन सी संधि होगी। बहुत ही यह संधि व्याप्त है और सिंपल से इसे पहचानने का तरीका है विसर्ग संधि। अब प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, हरिश्चंद्र शब्द में संधि होगी दोस्तों। तो हरिश्चंद्र शब्द में संधि बताइए सभी लोग कि कौन सी संधि होगी? तो हरिश्चंद्र में क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि होगी। हरिश्च क्या हो जाएगा? हरि होगा और चंद्र हो जाएगा, तो हरिश्चंद्र हो जाएगा। यहाँ पे विसर्ग संधि यहाँ पर भी आपका आएगा। और अगला प्रश्न है कि यथासाध्य शब्द में समास है दोस्तों। तो यथासाध्य जो शब्द हैं इसमें समास हो जाएगा आपका अव्ययी भाव समास। जी हाँ, यथासाध्य का अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और अगला प्रश्न आप लोगों को पता है दोस्तों, 15 प्रश्न आते हैं टोटल गद्यांश और पद्यांश से। हम 15 प्रश्न एक्स्ट्रा लाते हैं ताकि आप लोग ये समझ सकें कि इसके अलावा भी प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, चांसेज क्या हैं, कि हम एक भी यहाँ पे पॉइंट छोड़ने वाले नहीं हैं दोस्तों। सभी कंसेप्ट लेकर चलेंगे और अपनी तैयारी होगी एक सरकारी सीट की। और यहाँ पे सभी क्लासेज आप लोग अटेंड करते हैं तो सिलेक्शन नहीं, यहाँ पे टॉप रैंक हासिल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रश्न आइए देख लेते हैं कि काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। अब काली मिर्च शब्द आ गया, इसमें समास पूछ लिया गया, तो आप लोग क्या बताएंगे? तो काली मिर्च में कर्मधारय समास है। मिर्च कैसी है दोस्तों? काली मिर्च है, तो इसमें कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
अनेकार्थक शब्द हार के लिए निम्न से गलत विकल्प का चयन करना है। अब हार के लिए अनेकार्थक शब्द का गलत चयन करना है, सही नहीं, गलत चयन करना है। देखिए जो सही है, पराजय है, माला है, गले का भूषण हार बोला जाता है, लेकिन बिहार यहाँ पे नहीं बोला जाता। बिहार तो एक राज्य है, स्टेट है दोस्तों, ठीक है। हार को पराजय बोल सकते हैं, हार एक माला के रूप में होता है, गले का भूषण को भी हार बोला जाता है, लेकिन बिहार को नहीं बोला जाता। तो गलत जो विकल्प है सी ऑप्शन है। और अगला प्रश्न है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन भी होते हैं दोस्तों। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि अनेकार्थक शब्द पानी के लिए निम्न से गलत बताना। अब पानी के लिए गलत बताना है, क्या बताएंगे दोस्तों, आइए देख लेते हैं। देखिए इज्जत है, चमक है, जल है, ये 3 चीज़ें हैं। पानी के लिए आपके अनेकार्थक इज्जत होता है, चमक होता है, जल होता है, लेकिन जो गलत चयन है वह आपका गलत विकल्प जो है वह संजीवनी है। यहाँ पर संजीवनी शब्द नहीं होगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों कि विकल्पों में से एक वाक्य सही है, उस सही वाक्य का चयन करना है। सही वाक्य का ये देख लेते हैं। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, आपका आशीर्वाद आवश्यकीय है, आपके आशीर्वाद आवश्यक हैं और आपका आशीर्वाद आवश्यक है। इस टाइप का एक प्रश्न जरूर आना है, सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो आइए यहाँ पे राइट आंसर जान लेते हैं कि सही क्या होगा। वह होगा आपका आशीर्वाद आवश्यक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले रहे हैं कि एक वाक्य गलत है, गलत वाक्य का चयन करना है। तो गलत वाक्य आइए देख लेते हैं। तो वह आपका हो जाएगा दूध से कौन पड़ गया। दूध में कौन पड़ गया, ये एक बोल सकते हैं दूध में कौन गिर गया, ऐसा बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे गलत वाक्य दे दिया कि दूध में कौन पड़ गया। कोई पड़ता नहीं है दोस्तों, वह तुम्हारा कुत्ता है, ये सही वाक्य है। युवावस्था में उन्मत्त होती है, ये भी सही है। और मैं रात भर जागता रहा, ये भी सही है। अगला ले रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, में वाक्य का प्रकार पहचानना। मुझे विश्वास है कि आप अवश्य आएंगे, कैसा वाक्य है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा मिश्र वाक्य है। मुझे विश्वास है कि आप कैसे आएंगे, ये क्या है, मिश्रित वाक्य कहलाएगा, तो मिश्र वाक्य कहला जाएगा। और अगला प्रश्न आइए ले रहे हैं कि निम्न में से साधारण वाक्य का चयन करना है। तो साधारण वाक्य आइए सभी लोग जानते हैं क्या होगा, सभी लोग जानते हैं, मेरे सभी प्यारे बंधुओं, शिक्षक बंधुओं, सभी भाइयों बहनों, इसका राइट आंसर होगा मैं आपसे सहमत हूँ। ये बहुत ही साधारण वाक्य है, मैं आपसे सहमत हूँ। और नकारात्मक हो जाएगा मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो ये आपका नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। और साधारण वाक्य आपका मैं आपसे सहमत हूँ, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए ले रहे हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी को पहचानना है। शुद्ध वर्तनी पहचानना है। छिपकली, उजियाला, रचयिता, युधिष्ठिर। अब सभी लोग बताइए शुद्ध वर्तनी किसमें है भैया, सभी लोग कमेंट करेंगे, सभी लोग कमेंट के माध्यम से बताएं इसमें शुद्ध वर्तनी पहचानना है क्या होगा। सभी लोग कमेंट करेंगे और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट करेंगे कि शुद्ध वर्तनी किस ऑप्शन में है। छिपकली में है, उजियाला में है, रचयिता में है या युधिष्ठिर में है, किस पर है। 4 ऑप्शन है, आप लोग कमेंट करके बताना है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। ये भी शिक्षा जगत का परिवार है, हम एक शिक्षकों का परिवार है और यहाँ पर हम बहुत कुछ सीखते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें, मोटिवेट करते रहें, ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलते रहें और इससे अच्छे वीडियो आएंगे, क्योंकि आप लोग यहाँ पे बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं दोस्तों। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पर। और क्लासेस चल रही हैं अदर सब्जेक्ट की, उनको ज़रूर अटेंड करें और बेहतर प्रिपरेशन करें और एक सरकारी सीट के लिए बिल्कुल तैयार रहें दोस्तों। जय